आम बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले अगर बात करेंगे इस बजट की सबसे अहम और बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल बजट पेश किया गया है और चूंकि लगातार अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल जी जुड़े हैं, जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। प्रदीप जी, बजट की अगर हम बात करें, चूंकि आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, रियल एस्टेट को किस तरह क्या लगता है, कुछ बूम मिला है बजट से? देखिए, सबसे पहले तो बजट बहुत बैलेंस बजट है, कॉमन मैन को ध्यान में रख के बनाया हुआ बजट है और ख़ास करके सैलरीड क्लास के चेहरे पे मुस्कान आए ऐसा बजट है। रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका जो बजट एलोकेशन है उसको बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, जो लास्ट बजट के कंपैरिजन में लगभग 66% ज़्यादा है। आज आप देखें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ईएमआई का बोझ कॉमन मैन की जेब पर पड़ रहा है, तो ऐसे में इस बजट एलोकेशन को बढ़ाना उनके लिए एक सच में बहुत बड़ा रिलीफ है और मुझे लगता है कि ऐसे एलोकेशन के बाद रियल एस्टेट को बूम मिलेगा। क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट में किस तरह बूम आने वाला है? प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरह की घोषणा की गई है, रियल एस्टेट सेक्टर किस तरह बूम करने वाला है? क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल, कि हर परिवार को एक घर मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स जब ये बजट एलोकेशन होंगी तो उनको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो ईएमआईज़ हैं वो पे करनी पड़ेंगी। तो जब कोई कॉमन मैन घर खरीदना चाहता है तो सबसे पहले वो अपनी ईएमआई का हिसाब लगाता है। अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपनी ईएमआई को प्लान करता है तो वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली लेसर होती हैं। तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रियल एस्टेट सेक्टर को होगा और उसके साथ साथ जो भी लोग उस आवास योजना के अंतर्गत घर खरीद रहे हैं उन लोगों को भी होगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मकान खरीदने वाले को फ़ायदा होगा तो मकान बनाने वाले को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पूरा इकोसिस्टम है। जब केवल ऐसा नहीं है केवल मकान खरीदने या बेचने वालों को फ़ायदा होगा, लगभग 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, तो सभी को कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम में फ़ायदा होने वाला है। प्रदीप जी, ये तो रियल एस्टेट की बात होगी। हमने इस बजट में देखा कि सरकार ने ग्रीनरी को बढ़ाने की कोशिश की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते किए गए हैं, बायोगैस को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि क्या इम्पैक्ट इससे इकोनॉमी में पड़ने वाला? देखिए, आने वाला जो वक्त है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का है, तो ऐसे में चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो चाहे बायो एनर्जी की बात हो, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूल की जो टाइमलाइन है वो उसका एक लिमिट है कि उसे कितने साल तक यूज़ कर पाएंगे। आने वाले वक्त में उसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का कदम है उसी तरफ है कि आने वाले कुछ सालों में पूरे देश को कुछ ना कुछ ऐसे बना दिया जाए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी यूज़ की जाए, जिससे पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकेगा और लोगों की जो हेल्थ है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बेहतरी नज़र आएगी। प्रदीप जी, एक सैलरीड पर्सन को बहुत बड़ी राहत मिली है, टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है ताकि राहत लोगों को मिल सके। 7 लाख तक की अब कोई टैक्स नहीं मिलेगा, इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, बहुत मैंने कहा कि एक कॉमन मैन के चेहरे पे स्माइल है। उसका रीज़न क्या है कि आज 7 लाख रुपए तक जो इनकम कर रहे हैं उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से देखें, जिनकी 15 लाख रुपए तक इनकम है उनको भी टोटल मिलाकर लगभग 1,50,000 रुपये का टोटल टैक्स देना है, जो स्लैब लगभग 10% के नियर अबाउट आता है, वो बहुत मिनिमल है। और अगर आप अर्बनाइज एरिया की बात करें या ऐसे एरियाज़ की जो मेट्रो सिटीज़ की, तो अगर 15 लाख रुपए की इनकम की बात करें तो मोस्टली लोग उसमें कवर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो बजट है ये कॉमन मैन को और एक मिडिल क्लास फैमिली को रख के ही दिमाग में बनाया गया है। हेल्थ सेक्टर को लेकर कुछ लगा है कि हेल्थ सेक्टर को कुछ मिला है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर को कुछ खास नहीं दिया गया है। देखिए, हेल्थ सेक्टर के ऊपर पहले ही बहुत काम हो चुका था। मुझे लगता है शायद उसी वजह से हेल्थ सेक्टर को इसमें कुछ प्रायोरिटी नहीं दी गई है, क्योंकि शायद वो पहले ही इसके ऊपर काम कर चुके थे। जी, अगर आपकी नज़र में इस बजट को कोई नंबर देना चाहें 10 में से, तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल वैसे तो ये बजट किसी नंबरिंग में आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें तो 10 में से 9 नंबर तो मिनिमम मैं देना चाहूँगा। शायद कुछ चीज़ें ऐसी रह गई रियल एस्टेट को लेके, अगर वो भी ऐड होती तो ज़रूर 10 आउट ऑफ 10 ही होती। क्या चीज़ें रह गई है? तो मुझे लगता है कि शायद एक इनकम टैक्स डिडक्शन है सेक्शन 24 के अंतर्गत, जो 2015 में 2 लाख रुपए का था। ठीक है विनय, उसको अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। अगर उसको बढ़ा
ठीक है विनय, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बजट को लेकर नितिन गडकरी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। जी, ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है। मैं मानता हूँ कि इस बजट की विशेषता ये है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो समस्याएं गंभीर है, वो ग्रीन अप्रोच के कारण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफ़ी बड़ा सुधार होगा। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। स्क्रैपिंग के लिए जो विशेष रूप से हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी, उसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जगह अब नई गाड़ी आएगी जिससे प्रदूषण कम होगा और निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कार्य को भी काफ़ी बड़े इससे शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छा बजट निर्मला जी ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को भविष्य में प्रगति और विकास की ओर ले जाएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और चलिए सीधे चलते हमारे साथ रवि चंदेल बने हुए हैं और दीपक गौतम भी जुड़ चुके हैं, दोनों के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले रवि चंदेल के पास चलते हैं। रवि, देखिए आम बजट की घोषणा कर दी गई है, उस बजट में लोक लुभावन घोषणाएं की गई है, यानी कि साफ तौर पर जो मध्य वर्ग है उसे खुश करने की कोशिश इस बजट के जरिए। देखिए, जाहिर तौर पर सबसे पहले तो जिस तरीके से अगर हम बात करें ये बजट की टाइमिंग अगर देखी जाए तो जिस तरीके से इस साल जो है वो 9 राज्यों में जो है वो चुनाव होने और अगले साल जो है वो लोकसभा में चुनाव होने और साथ ही साथ सरकार के पास ये आखिरी बजट था। जिस तरीके से जो अगर हम बात करें बजट की अगर बात की जाए तो एक पूर्ण कंप्लीट बजट जो ये आखिरी बजट था, तो इस बजट को लेकर जो है काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये बजट जो है वो आम जन के हितों का बजट होगा। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके का बजट जो एलोकेट किया गया, जिस तरीके से इस बजट के अंदर खास तौर पर मिडिल क्लास का जो ध्यान रखा गया, इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की बात करें, युवाओं की बात करें, इन तमाम चीज़ों का जो है वो खासा जो है वो ध्यान रखा गया। खास तौर पर जिस तरीके से अगर मिडिल क्लास की बात की जाए तो जो इनकम टैक्स जो देना पड़ता था, सैलरीड इनकम टैक्स जो देना पड़ता था, उसकी जो अब लिमिट है वो 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। यानी कि सबसे बड़ा रियायत जो मिली है इस बजट के अंदर, वो सबसे बड़ी रियायत जिस तरह अगर हम देखी जाए देखें तो इस सबसे बड़ी रियायत जो है वो 7 लाख तक जो है वो इनकम टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा जिस तरीके से डिजिटल तरीके को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो है बजट के अंदर जिस तरीके से एलोकेशन की गई है, खासतौर पर अगर हम राष्ट्रीय पुस्तकालयों की बात करें तो उसको लेकर जो है खासतौर पर एक पुस्तकालय बनाने की बात की गई है। इसके अलावा जितने भी स्टार्टअप्स जो भी कृषि क्षेत्र की बात करें, जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उन स्टार्टअप्स पे जो है वो अब जो है वो सरकार जो है वो युवाओं की मदद करेगी अपने स्टार्टअप्स खासतौर पर कृषि क्षेत्र में खोलने के लिए, उनको लेकर जो है खासा बजट जो है वो एलोकेट किया गया है। इसके अलावा अगर हम स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की बात करें तो रोजगार के लिहाज से जो है वो लगभग 100 स्किल सेंटर्स जो है वो प्रदेश समूचे देश के अंदर जो है वो खोले जाएंगे और वो ऐसे स्किल सेट्स होंगे जो स्किल सेट जो है वो अब्रॉड में उनको नौकरी मिल सके, अब्रॉड में उन्हें जॉब मिल सके। तो उस स्किल सेट्स के हिसाब से जो है वो स्किल सेट सेंटर्स जो है 100 स्किल सेट सेंटर्स जो है वो खोले जाएंगे। तो जाहिर तौर पर युवाओं के लिए रोजगार को लेकर जो है एक खासा इस पे जो है वो फोकस किया गया है। इसके अलावा अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों को लेकर जिस तरीके से जो सेविंग अकाउंट था, सेविंग अकाउंट में पहले बुजुर्ग जो थे वो 2.5 लाख रुपए सेविंग कर सकते थे, लेकिन अब जो है उसकी लिमिट को बढ़ाकर जो है वो 9 लाख कर दिया गया है। लेकिन यानी कि जाहिर तौर पर सरकार द्वारा जो है इस बार के जो बजट है, इस बजट के ऊपर जो है मिडिल क्लास फैमिली का जो है वो खासा ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से मिडिल क्लास लोग ही हैं जो वोट डालने के लिए किसी भी सरकार का जो है वो किसी भी पार्टी का जो है समर्थन करते हैं और उसी मिडिल क्लास के वोटों के आधार पर ही कोई भी पार्टी जो है वो सत्तासीन होती। तो जाहिर तौर पर इस बार का जो बजट है, इस बजट के अंदर मिडिल क्लास का जो है वो खासा ध्यान जो है वो रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों की बात, मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर जिस तरीके से समूचे देश के अंदर 157 जो है वो मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब उन 157 मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ जो है वो उन्हीं के सेंटर्स में जो है को एग्जिस्ट करेंगे नर्सिंग सेंटर्स भी, यानी कि 157 नर्सिंग सेंटर्स और जो है वो भी बनाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इस बजट को लेकर जो है वो आम जन का जो है
वो खासा ध्यान रखा गया, यानी कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो मैंगो मैन यानी कि आम आदमी का जो है वो खासा ख्याल जो है वो रखा गया। चाहे हम इनकम टैक्स में जिस तरीके की रियायत जो है उसकी बात करें या फिर रोजगार की दृष्टि से अगर हम जिस तरीके से देखा जाए तो रोजगार को लेकर जो है खासतौर पर कृषि सेक्टर में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो है वो अब बायो सेंटर्स जो है वो भी खोले जाएंगे। इसके अलावा जो किस तरीके से युवा जो है वो एग्रीकल्चर में रुचि बढ़ाएं उसको लेकर जो है वो खासा सहायता जो है वो सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर देखा जाए तो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए जो है काफ़ी अच्छा बजट जो है ये रहा है। जी बिल्कुल। और रवि, हम ये भी चाहेंगे अगर आपके पास आम जनता है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके भी विचार सुनने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बजट आया है। आपके पास वापस लौटेंगे, रुक करते हैं। दीपक गौतम हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए अगर इस बजट की बात की जाए तो आम बजट इसे कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हर तबके को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, क्या समझा जाए कि ये जो बजट है वो 2024 चुनाव का बजट इसे कहा जाए? देखिए, बिल्कुल सुबह से हम ये बात कर रहे थे और हम लगातार कह रहे थे कि ये जो बजट आएगा ना, ये बजट कई महीनों में चुनावी बजट होगा और बिल्कुल चुनावी बजट ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि आप ये देखिए कि इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल 9 राज्यों में चुनाव है और 2024 यानी कि अगला साल लोकसभा का चुनाव है। और ऐसी स्थिति में उम्मीद पूरी तरह इस बात की थी कि जो अब की बार बजट आएगा, इस बजट में मध्यम वर्ग को ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग वो वर्ग जो कि राजनीति की दशा और दिशा तय करने का काम करता है। अब देखिए, पिछले काफी समय से बात चल रही थी, लगातार इस बात की डिमांड होती थी कि जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स पेयर की टैक्स रिबेट को बढ़ाया जाए और जो 5 लाख की जो रिबेट दी हुई थी, 5 लाख का जो टैक्स स्लैब था उसको बढ़ाया जाए। तो अब 7 लाख उसको कर दिया गया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अलग अलग फील्ड से हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। हॉस्पिटल इंडस्ट्री से मेरे साथ मौजूद हैं योगेश जी से एक बार जानने की कोशिश करता हूँ कि सर, ये बजट आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, इससे सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देता हूं। दूसरा, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आने वाले समय में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ है कि इस बजट के अंदर किसानों का भला चाहा गया है। 1 साल तक के लिए उनको जो लोन लिया हुआ है उस पर ब्याज इंटरेस्ट के अंदर रिबेट दी गई है। दूसरा, 157 मेडिकल कॉलेज, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से आते हैं, 157 मेडिकल कॉलेजेस की जो घोषणा की गई है कि अगले 1 वर्ष के अंदर गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किए जाएंगे। तो उससे क्या है, हमारे यहाँ देश में जो डॉक्टर्स की कमी है, आने वाले समय में जो हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, 157 मेडिकल कॉलेज में से 140 के अंदर नर्सिंग कॉलेज भी साथ में खोले जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिस का भी जरूरत होता है मेडिकल सर्विसेज देने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आज का ये बजट। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई है। इससे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आप देख रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे देश में अभी काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो मेडिकल सर्विसेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश है और गवर्नमेंट उसी तरफ अग्रसर हो रही है। उसी कड़ी के तहत जो 157 मेडिकल कॉलेजेस लेकर के आ रहे हैं, 140 नर्सिंग कॉलेज आ रहे हैं, इसके साथ जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए गवर्नमेंट ने जो विशेष प्रबंध किया है वो बहुत अच्छा है। इससे लोगों को, गरीब लोगों को जो स्वास्थ्य लाभ है वो अच्छा मिलेगा आने वाले। कि मैं बजट देख रहा था, इसमें इन्होंने हर सेगमेंट को कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 1 साल बढ़ाई है और कृषि स्टार्टअप्स को इन्होंने आगे बढ़ावा दिया है। 20 लाख करोड़ तक का ऋण इन्होंने आगे बढ़ा दिया है और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम किया है। और चिकित्सा क्षेत्र में ये कह रहे हैं ICMR की लैब्स बढ़ाएंगे और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें और ये आगे इनको फंडिंग करेंगे और आदिवासियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। तो आप ये देखें, आदिवासी और शहरों में जो मेन होल्स हैं उनमें अब जो लोग हैं वो उतरेंगे नहीं, उसके लिए भी ये लोग अरेंजमेंट करेंगे। स्कूलों में जो 38,000 नए शिक्षकों की भर्ती की ये बात कर रहे हैं, तो इन्होंने आदिवासी, गरीब, मिडिल क्लास 7 लाख का इन्होंने वो भी दिया है कि भाई 7 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है। मिडिल क्लास, इन सेगमेंट को इन्होंने पूरा कवर किया है और जो कि मुझे लगता है कि मासेस को कवर करने के लिए इन्होंने हर आदिवासी से लेके, गरीब से लेके, कृषि से लेके, आम आदमी को लेके जो मेन होल्स तक है उन तक का सोचा है। तो एक अच्छा बजट है। लेकिन मेरा जो मैंने इसमें एक बजट में जब एक चीज़ देखी कि इन्होंने एक चीज़ लिखी है कि भाई जो भी अब गरीबों की जमानत का पैसा सरकार देगी,
गरीबों को जेल जाने पे गरीब आदमी जेल जाएगा तो उसकी जमानत भी सरकार देगी। तो इससे तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है इससे तो क्राइम बढ़ेगा। आदमी कहेगा ठीक है यार, चोरी कर ले, डकैती कर ले, क्या है, जमानत का पैसा लगता था वो सरकार देने लगी है। हालांकि इनका थॉट प्रोसेस होगा कि ठीक है गरीब आदमी है, जेल में जाता है, उसकी मदद हो जाए। लेकिन जो आदमी का काम ही चोरी करना है, जिस आदमी का काम ही डकैती करना है, उसको एक सपोर्ट हैंड मिल गया कि यार जमानत के पैसे अरेंज करने पड़ते थे, अब तो वो भी नहीं करने पड़ेंगे, चोरी कर ले, जमानत का पैसा सरकार दे ही देगी। इनकम टैक्स स्लैब को इनकम टैक्स जो स्लैब बढ़ाया गया है इसको बड़ा क्रांतिकारी माना जा रहा है, क्योंकि काफी समय से इसको लेकर बात हो रही थी। इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखो, इसको लेकर मैं एक बहुत छोटी सी बात सोचता हूँ। जैसे कि चर्चाएं हो रही हैं कि एक चुनावी बजट है, तो मैंने पहले भी कहा कि हर सेगमेंट को कवर किया है इन्होंने। जो मिडिल क्लास सेगमेंट है, जो वोटिंग सेगमेंट है, उसमें 5 से 7 लाख कर दिया कि ताकि अगले वर्ष चुनाव भी हैं, तो ताकि वो लोग खुश रहें। इनके ये बिल्कुल ये कहा जाना ठीक है कि एक चुनावी बजट है, ताकि इन्होंने हर सेगमेंट को कवर किया। और सबसे लोगों को फायदा तो साफ तौर पर मिलेगा, क्योंकि काफी समय से इसकी बात हो रही थी। लोग बार बार इस बात को कहते थे कि भाई उनको फायदा मिलना चाहिए, जो मीडियम इनकम ग्रुप है उसको कम से कम इसका फायदा मिलना चाहिए। आप ये देखो, जब फायदा मिलेगा तब। आज तक आदिवासियों के स्कूलों की कोई बात नहीं हुई थी, आज तक 38,000 बच्चों की उसकी बात नहीं हुई थी, 20 लाख ऋण बढ़ाने की बात नहीं थी। नाराज कौन था? किसान नाराज था, आदिवासी नाराज थे, गरीब नाराज थे, उन सबको तो कवर कर लिया। आम आदमी परेशान था। जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने कहा था कि भाई जो 15 लाख के अंदर आते हैं उनके लिए 30% ही है, लेकिन उनको शायद टोल टैक्स में रिबेट दे देते या वो दे देते। जो अपर सेगमेंट है 15 लाख वाला, उसको तो कोई रियायत मिली नहीं ना किसी भी तरीके से, जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे योगेश सर, तो वो कवर नहीं किया इन्होंने। पर ठीक है, जो मिडिल क्लास आदमी है 7 लाख वाला दे के उसको बड़ा खुश कर दिया। लेकिन मेरा मानना वही है कि जो 15 लाख वाला है उसको भी शायद कुछ टोल टैक्स में या किसी में रिबेट दे के उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। रिबेट, अच्छा एक चीज बताएं, आप ही ये बात कर रहे थे, रिबेट देना कहाँ तक ठीक है? क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी ध्यान रखना है। एक बड़ा कदम इसको कहा जा सकता है कि 5 से 7 लाख पर अगर हम पहुंच गए, लेकिन केवल रिबेट के सहारे तो नहीं चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल अगर हम बात करें, सारे पॉइंट्स की हम बात करें, तो आपकी नज़र में मैं आपसे पूछूं कि 10 में से इस बजट को आप कितने नंबर देना चाहेंगे, तो कितने नंबर देंगे? देखिए 10 में से मैं इनको 8.5 मार्क्स देना चाहूँगा। किस बात के काट लिए? ये इसलिए काटा है कि हम जो हायर इनकम ग्रुप में आते हैं 30% स्लैब में, उनको कुछ बेनिफिट्स इनको देने चाहिए थे, चाहे वो इनकम टैक्स में रिबेट ना दे करके किसी अदर फॉर्म में दे देते, तो हमें अच्छा इस पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए, आप वाले को, आपकी दिल की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, इस पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा क्या देखते हैं आप? बाकी ओवरऑल ये अच्छा बजट है, आम जनता का बजट है, और मैं इसमें मुबारकबाद भी देना चाहूँगा अपनी फाइनेंस मिनिस्टर को कि इससे हमारे देश की आर्थिक दशा मजबूत होगी। अच्छा, आपको ये और आम आदमी को फायदा भी पहुंच रहा है, खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल लोअर है, उस तबके को बहुत फायदा मिलेगा इससे। बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, ये अंतिम सवाल आपसे, 10 में से आप कितने नंबर देंगे इस बजट को? वही जैसे जो अभी सर ने दिए 8.5 नंबर देंगे, 1.5 नंबर उसी चीज का कटेगा जिस चीज का सर ने काटा है। सर ने कहा इसलिए काट दिया? नहीं, क्योंकि बात जायज है ना, वही हमारी पीड़ा भी है ना। उनको तो कोई सर का एक सजेशन था कि भाई टोल टैक्स में रिबेट दे देते या किसी और चीज में रिबेट दे देते। इन्होंने आदिवासी, गरीब, मिडिल क्लास, जो किसान है, उन सबको सेटिस्फाई कर दिया। जो अपर मिडिल क्लास 15 लाख के सेगमेंट में आता है उसको, उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं। जो सैलरीड है, सैलरीड है ना, जो बात हम कर रहे थे कि हर वर्ग को संतुष्ट करना बेहद मुश्किल है, कहीं ना कहीं कुछ कमी किसी ना किसी को नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितने एक्सपर्ट्स से हम बात कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स एक बात को साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि इस बजट से आर्थिक सुधारों को पहल मिलेगी। इस बजट से कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि सैलरीड क्लास का जो लिमिट है उस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए, 7 लाख करने के बाद उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और कई तरह के तमाम बातें इस बजट में जो कही गई हैं, इससे कहीं ना कहीं लोग खुश नजर आते हैं, तो कहीं कुछ लोग इस बात से नाराज भी नजर आते हैं कि आखिर उनको क्यों छोड़ दिया गया। अब चुनावी साल है तो इस तरह की बातें आपको सुनने के लिए मिलनी बिल्कुल तय है। चूंकि 9 राज्यों के चुनाव अब और 2024 में लोकसभा के चुनाव, अब देखना ये होगा कि ये जो बजट है, इस बजट का वास्तव में इकोनॉमी पर क्या प्रभाव होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इकोनॉमी पर प्रभाव के अलावा इसका पॉलिटिकल फायदा मिलता नजर आता है भारतीय जनता पार्टी को या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल फायदा कितना मिलता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। दीपक, आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे।